ठीक है, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपने इस सेशन में फॉलो करनी है। ठीक है, आप लोगों ने अपने जो माइक्स हैं उनको म्यूट रखना है, अनम्यूट नहीं करना। ठीक है, और जो मैं आपके साथ पीपीटी शो करूंगी उसको भी आप लोगों ने टच नहीं करना, वो मेरे ही कंट्रोल में रहेगी, आप उसको अपने कंट्रोल में नहीं लेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा, आपने कुछ पूछना होगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रेज हैंड का, आपने वो ऑप्शन क्लिक करना है। देन जब मैं आपको परमिशन दूंगी फिर आपने क्वेश्चन करना है। ओके, एंड आपके पास यहाँ पे चैट बॉक्स के अंदर एक अटेंडेंस लिंक आएगी, वो आप लोगों ने अपनी फिल करनी है। हम अपनी अब क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ पीपीटी शेयर करती हूँ। आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, जिसका नेम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, या है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, या हम इसको ये भी कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हमारी जो जिंदगी है वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड हुई है, उनके लेवल्स की स्टडी आज हम चैप्टर नंबर 2 में करेंगे। ओके, ये हमारा चैप्टर का नेम है। यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ जो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का वो प्लांट का भी दिया हुआ है और एनिमल्स का भी दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो क्या है, सेल। सेल जो है ये हमारा बेसिक यूनिट होता है लाइफ का। सेल मिलकर टिश्यूज को बनाते हैं एंड वो टिश्यूज होते हैं वो मिलकर ऑर्गन को बनाते हैं, और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम जो है वो मिलकर ऑर्गेनिज्म को बनाता है। आपको इस डायग्राम में शो रहा होगा, जो ऊपर आपके सामने नजर आ रहा है, एक सेल है, फिर टिश्यूज है, एक लीव है, फिर पूरा उसका एक ब्रांचेस और उसकी स्टेम बन गई है, फिर पूरा एक सिस्टम बन गया है, जो कि उसकी लीव भी है, उसकी स्टेम भी है, उसकी ब्रांचेस भी हैं और उसकी रूट्स, पूरा सिस्टम डेवलप हो गया। मींस ये क्या था, एक लाइफ की ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके लेवल्स थे। ऐसे ही अगर अपने एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे हमारा भी एक सेल है, क्योंकि जो एनिमल्स हो, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे मिलकर बने हुए होते हैं सेल से। सेल है जो हमारी बेसिक का फंक्शनल यूनिट है, मतलब सबसे फर्स्ट यूनिट है, सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है हमारी लाइफ का। यहाँ पर आप देखें तो सेल जो है, ये सेल मिलकर टिश्यूज को बना रहा है, टिश्यूज ने मिलकर क्या बनाया, एक ऑर्गन बनाया, जो कि आपके सामने है हार्ट। हार्ट के बाद हमारा जो सिस्टम है वो डेवलप हो गया। मींस हमारा जो इंटरनल सिस्टम्स होते हैं वो डेवलप हो गए, उसको क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स। उसके बाद पूरा एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया। तो ये क्या हुआ, पूरा एक सिस्टम डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि ये एक ऑर्गेनिज्म की क्या थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड होता है। उनके कुछ लेवल्स होते हैं जो कि आपके सामने मौजूद हैं। सेल एक लेवल है, दूसरा लेवल उसका टिश्यूज है, टिश्यूज के बाद ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम के बाद पूरा एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया बेटा? यस टीचर। यस टीचर। ठीक है, ये था हमारा जो कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे आज के टॉपिक्स हैं, जो हमने इस सेशन में कंप्लीट करने हैं, स्टडी करने हैं, वो है सेल। हमने आज पढ़ना है कि सेल क्या होता है, और सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो है डिस्कवरी ऑफ सेल एंड सेल थ्योरी। सेल को किसने डिस्कवर किया और उसकी सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। एंड प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज, प्लांट और एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड टाइप्स ऑफ सेल, सेल के कितने टाइप्स होते हैं वो पढ़ेंगे।
एंड डिफरेंस बिटवीन प्लांट और एनिमल सेल, हम डिस्टिंग्विश करेंगे प्लांट और एनिमल सेल में कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, और हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पढ़ेंगे डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर का, जिसमें सेल वॉल आ जाती है, सेल मेम्ब्रेन आ जाती है, साइटोप्लाज्म आ जाता है एंड न्यूक्लियस आ जाता है। तो हम इन सब की स्टडी करेंगे आज के सेशन में। सबसे पहले आप लोगों से एक मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल? सेल क्या होता है? अस्मा आप बताएं बेटा, सेल क्या होता है? Cell is the basic unit of life. ओके, वेरी गुड। अच्छा, और क्यों मुझे बताएगा कि सेल क्या होता है? Cell is the basic unit of क्या मैं life. बताऊं? जी बेटा आप बताएं। वेरी गुड सुमैया बेटा। किस जी बेटा बताएं। किससे हमारी जिंदगी का एक बेसिक यूनिट होता है, क्योंकि हमारी जिंदगी जान शुरू होती है और से छोटे छोटे चीजें सेल है। वेरी गुड, ठीक है। तो क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है हमारी जिंदगी का सबसे बेसिक यूनिट है। सेल इज द, इसकी सेकंड डेफिनेशन है, सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है ये क्या है? फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट भी है हमारी लाइफ का, ठीक है। सेल जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, जैसा कि ये क्या है हमारी लाइफ के अंदर एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करता है। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास जो वॉल्स बनती हैं, दीवारें बनती हैं, एक दीवार बनाने के लिए, एक बिल्डिंग बनाने के लिए उसमें हमारे पास पहले छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाने पड़ते हैं, फिर एक वॉल तैयार होती है। तो उसमें सबसे बेसिक चीज कौन सी यूज होती है? ब्रिक्स, जिसको हम कहते हैं ईंटें। पहले एक ईंट लगती है, ईंट के बाद दूसरी ईंट, फिर उसके बाद तीसरी ईंट, ऐसे करते करते पूरी एक दीवार हम तैयार करते हैं। एक दीवार बन जाती है तो फिर पूरी एक दीवार बनने के बाद फिर दूसरी दीवार, फिर पूरी एक इमारत बन जाती है। तो वो कैसे बन रही है? एक बेसिक यूनिट से, जो कि उनका ब्रिक्स था। ऐसे ही अगर हम अपनी लाइफ की बात करें तो हमारी लाइफ का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, हमारी लाइफ का जो बेसिक यूनिट है वो है सेल। सेल से मिलकर हमारी लाइफ बनती है। सेल क्या है? एक सिंपलेस्ट यूनिट है हमारी लाइफ का। सबसे छोटे में छोटा जो यूनिट होता है वो है सेल। जितने भी हमारे बॉडी के अंदर, जो हमारे सेल के अंदर केमिकल्स रिएक्शंस हो रहे होते हैं, हम उन्हीं की वजह से ही अलाइव करते हैं, मतलब जिंदा रहते हैं, ठीक है। मतलब हमारा जो सेल है, सेल हमारी बॉडी का सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है, या हम कहे बेसिक यूनिट है। और जितने भी केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं सेल के अंदर, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। ओके, व्हाट डज अ सेल कंसिस्ट ऑफ? सेल जो है ये किस पे कंसिस्ट होता है, किससे बना हुआ होता है? Each living cell consists of living material called protoplasm। मतलब जो एक लिविंग सेल होता है वो लिविंग मटेरियल पर मुश्तमिल होता है, जिसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो सेल है वो किससे बना हुआ होता है? एक लिक्विड मादा होता है, लिविंग मटेरियल होता है, जिससे मिलकर हमारा सेल बना हुआ होता है। उसका नेम है प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? वाटर मेक्स अप 70% ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो है ये एक लिक्विड मटेरियल होता है। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, अगर हम एक सेल की बात करते हैं, तो सेल के अंदर 70% वाटर मौजूद होता है और 30% प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स मौजूद होते हैं सेल के अंदर, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, व्हाट डज अ सेल कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो सेल है वो किससे बना हुआ होता है? जो सेल होते हैं वो एक लिविंग मटेरियल से बना हुआ होता है, जो कि है लिविंग मटेरियल प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो है इसके अंदर 70% वाटर मौजूद होता है एंड 30% प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मौजूद होते हैं हमारे सेल के अंदर।
ये क्या है? सेल। ये आपके सामने जो डायग्राम है, इसके अंदर जो सेल आप लोगों को नजर आ रहे हैं, एक है रेड ब्लड सेल और दूसरा है व्हाइट ब्लड सेल। ये वो सेल है जिसको हम माइक्रोस्कोप के जरिए देखेंगे, क्योंकि आप सबको पता है जो सेल है हम उसको माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं, अपनी आंख से नहीं देख सकते। ओके, तो यहाँ पे जो आपके सामने सेल नजर आ रहे हैं वो कौन से सेल हैं? एक है रेड ब्लड सेल। जो हमारे रेड ब्लड सेल हैं, अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में, बेटा अपना माइक म्यूट कर दें। तो हमारा रेड ब्लड, जो हमारे रेड ब्लड सेल को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो वो हमें किस तरह से नजर आते हैं, जो कि आपको इस डायग्राम में नजर आ रहे हैं। ये है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है रेड ब्लड सेल की, और साथ ही उसके व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि हमें इस तरह से नजर आते हैं। ठीक है, ये क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है व्हाइट ब्लड सेल। यहाँ पे कुछ अदर एग्जांपल्स मौजूद हैं। ये क्या है? ये भी माइक्रोस्कोपिक ही स्ट्रक्चर है सेल्स की। यहाँ पे जो अमेबा है उसकी स्ट्रक्चर है, अगर हम उसके सेल्स को माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें इस तरह से नजर आते हैं। ये बैक्टीरिया के सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स आपके सामने मौजूद हैं। प्लांट स्टेम के सेल्स हैं और रेड ब्लड के सेल्स हमारे पास मौजूद हैं। ये क्या है? सेल की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ओके, अब देखते हैं एनिमल सेल के कुछ पार्ट्स की स्टडी करते हैं कि एनिमल सेल जो होता है और प्लांट सेल जो होता है वो कितने पार्ट्स पर कंसिस्ट होता है। एनिमल सेल जो है और जो प्लांट सेल है ये मोस्टली 4 पार्ट पर कंसिस्ट होते हैं, 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं। एक होती है सेल वॉल, दूसरी होती है साइटोप्लाज्म, एंड तीसरा होता है न्यूक्लियस, एंड चौथा होता है सेल मेम्ब्रेन। मतलब एनिमल सेल के अंदर, ये थी प्लांट सेल की। जो एनिमल सेल है इसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है, बाकी सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इनके जो बेसिक पार्ट हैं सेल, प्लांट सेल के, वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। उसके बाद फर्दर पार्ट्स हैं जो कि ऑर्गेनेलीज होती हैं, वो भी इनके अंदर मौजूद होती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं एनिमल सेल के कुछ हिस्सों को जो कि आपके सामने इस डायग्राम में आपको नजर आ रहे होंगे। जो सबसे पहला है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है इसका फंक्शन होता है, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं सेल के अंदर उन सब एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है सेल की बॉडी में। उसके बाद आ जाती है न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप जो है ये न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियर एनवेलप। ये न्यूक्लियस को बाउंड करके रखती है, इसको कहा जाता है बाउंडेड मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप को। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है ये एक पार्ट होता है सेल का जिसके अंदर ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, और साइटोप्लाज्म जो है ये केमिकल्स रिएक्शंस करवा रहा होता है सेल के अंदर। जितने भी सेल के अंदर रिएक्शंस होते हैं वो सारे साइटोप्लाज्म ही करवाते हैं। साइटोप्लाज्म जो है 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक होता है इक्वस और एक होता है साइटोसोल। जो इक्वस स्ट्रक्चर होती है, मतलब लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होती है, वहां पे कोई ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होती है, बट जो उस पोर्शन को कहा माइक अनम्यूट है। ओके, थैंक यू। साइटोप्लाज्म जो है ये सेल के अंदर केमिकल्स रिएक्शन जितने भी हो रहे होते हैं वो केमिकल्स रिएक्शंस करवा रहा होता है। एंड साइटोप्लाज्म जो है ये 2 हिस्सों पर डिपेंडेंट होता है, 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक होता है इक्वस जो कि एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको साइटोसोल कहा जाता है। वहां पर कोई ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होती है, वो एक सिर्फ जेली लाइक फ्लूइड स्ट्रक्चर ही साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती है। और जो इसका साइटोप्लाज्म का दूसरा पार्ट है वो है ऑर्गेनेलीज का। ठीक है, जिसके अंदर ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं जो कि हमारे पास 7 टाइप्स की ऑर्गेनेली होती हैं, वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही पाई जाती हैं। उसके बाद आ जाते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस
ये क्या है, ये एक ऑर्गेनेली होती है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। ऑर्गेनेली को हम, ठीक है, जो गोल्जी अपैरेटस है इसको गोल्जी बॉडीज भी कहा जाता है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। इसके 3 नेम है, हम तीनों नेम से ही इसको कह सकते हैं कि गोल्जी बॉडीज है या फिर गोल्जी अपैरेटस है या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। इसको डिस्कवर करने वाला एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था गोल्जी। उस साइंटिस्ट ने ही गोल्जी कमेलियो, एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने अपने नाम से ही इस ऑर्गेनेली को नाम दे दिया। उस साइंटिस्ट ने गोल्जी अपैरेटस को डिस्कवर किया था, फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया था। ठीक है, गोल्जी बॉडी का जो काम होता है सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम एंड पैकेजेस बनाने का काम, मतलब ये पैकेजेस बनाता है, पैकेट्स बनाता है और ये ट्रांसपोर्ट करता है जो कि इसने पैकेज बनाए होते हैं उनको। ठीक है, यानी कि जो भी इनके अंदर प्रोटीन्स और लिपिड्स आते हैं उन प्रोटीन्स को लिपिड्स के पैकेज बनाता है। पैकेज बनाने के बाद उनको मॉडिफाई कर कर ये पूरे सेल की बॉडी को ट्रांसपोर्ट करता है। वो किसके पैकेज बनाता है, किसके पैकेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के, जिसमें लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आ जाते हैं। उनके जो पैकेजेस होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, गोल्जी अपैरेटस में। और ये फिर गोल्जी अपैरेटस जो एक ऑर्गेनेली होती है वो ट्रांसपोर्ट करती है दूसरे पार्ट्स में सेल के। ये गोल्जी अपैरेटस का काम होता है। अब नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम जो है ये भी एक ऑर्गेनेली होती है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ग्रेनुल लाइक स्ट्रक्चर होती है। राइबोसोम जो है ये मोस्टली प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर और कुछ फ्रीली भी मूव कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। राइबोसोम का काम क्या होता है, इसका एक बहुत ही मेन फंक्शन है। राइबोसोम सिंथेसाइज करता है प्रोटीन्स को, इसीलिए इसको, इसका सेकंड नाम है राइबोसोम का प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, क्योंकि ये प्रोटीन को सिंथेसाइज भी कर रहा होता है और उसी प्रोटीन को पूरी बॉडी के अंदर सेल की बॉडी में ट्रांसफर भी कर रहा होता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है, जिस वजह से इसको कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ठीक है, राइबोसोम क्या है, ये भी एक ऑर्गेनेली है जो कि इसका फंक्शन होता है ये सिंथेसाइज करता है प्रोटीन्स को और ये ट्रांसपोर्ट भी करता है सेल की बॉडी को। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, ये भी एक ऑर्गेनेली होती है, ये भी एक हिस्सा होता है सेल का जिसका फंक्शन होता है, ये एक एंजाइम है जिसका फंक्शन होता है जो भी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको स्पीड अप करना। जैसा कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हम खाना खाते हैं उसको कौन डाइजेस्ट करवा रहा होता है, वहां पे लाइसोसोम एंजाइम्स होते हैं और कुछ केमिकल्स भी मौजूद होते हैं जैसा कि HCl वगैरह, और ये लाइसोसोम एंजाइम्स होते हैं जो कि वहां पर मौजूद होते हैं हमारे खाने को जल्दी डाइजेस्ट करवाने के लिए। जैसा कि हम केमिस्ट्री में कहते हैं हम किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करवाने के लिए कैटलिस्ट का यूज करते हैं, तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी एक कैटलिस्ट का काम कौन करता है, लाइसोसोम एंजाइम्स करते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस उनको स्पीड करवाते हैं, उनको जल्दी फास्टली करवाने में हेल्प करवाते हैं। ओके, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक ऑर्गेनेली होती है सेल बॉडी के अंदर। ये जो है ये एक नेटवर्क होता है ट्यूब्यूल्स का। ठीक है, एक नेटवर्क होता है ट्यूब्यूल्स का। अगर इसकी अपीयरेंस की बात की जाए ये हमें कैसे नजर आता है, तो ये दो इसके पार्ट्स होते हैं, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड होते हैं, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड हैं और उसके ऊपर कुछ ग्रेनुल लाइक स्ट्रक्चर भी नजर आ रही होगी। वो किस चीज की है, वो है राइबोसोम्स। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो रफ होती है, उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। और इन
राइबोसोम्स का फंक्शन ही क्या होता है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या फंक्शन रोल अदा करता है, ये वहां पे राइबोसोम्स को बना रहा होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही यहाँ पे डिफाइन कर दिया था कि जो राइबोसोम्स होते हैं ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कौन सी चीज मौजूद होती है, राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। उसके बाद इसका दूसरा जो हिस्सा होता है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ जो होता है उसके ऊपर कोई ग्रेनुलाइक स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होती, जो कि आपको इसके साथ में एक और स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी ट्यूब लाइक, जो कि ग्रीन कलर की है। इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। ट्रांसपोर्ट किसकी करता है, जो कि लिपिड्स वगैरह होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं और कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। और जो सेल के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन मटेरियल होते हैं उसको रिमूव करने का काम करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, उसके बाद आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन पे, जो कि एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है, जो सेल मेम्ब्रेन है ये अलाउ करती है या फिर एग्जिस्ट करती है जो भी मटेरियल बॉडी के अंदर आना होता है या बाहर जाना होता है उसको, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन होता है ये एनर्जी को बना रहे होते हैं और ये इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इनके अंदर एटीपी एनर्जी के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन भी हो रही होती है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है वो रेस्पिरेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है। इसकी जो बाहर वाली लेयर होती है वो प्लेन होती है, जो अंदर वाली लेयर होती है वो फोल्डेड होती है, जिसको कहा जाता है क्रिस्टिया। जो फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की उसको कहते हैं क्रिस्टिया, और जो उनके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है उसको कहा जाता है मैट्रिक्स। ओके, अगर इसमें आप लोगों को क्वेश्चन है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। टीचर इसमें क्रोमोसोम्स नहीं होते? बेटा क्रोमोसोम जो है वो तो न्यूक्लियस का एक पार्ट है, वो भी आपको मैं फर्दर जब हम न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। ओके, ठीक है, आप पढ़ते हैं प्लांट की स्ट्रक्चर। वही सेम चीजें इसमें भी मौजूद होती हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है ये प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है और ये नॉन लिविंग कवरिंग होती है सेल वॉल की, प्लांट सेल की, सॉरी, ठीक है। सेल वॉल जो है ये एक आउटर मोस्ट बाउंड्री है प्लांट सेल की और ये नॉन लिविंग होती है। सेल, इसका जो फंक्शन होता है ये इनको एक सपोर्ट देता है और इसके अंदर रिजिडिटी पैदा करता है प्लांट सेल के अंदर और इनकी बॉडी की शेप को मेंटेन करता है। उसके बाद आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन होता है ये अलाउ करता है, ये एग्जिस्ट करता है कि जिस भी मटेरियल को सेल के अंदर आना होता है उसको अंदर आने देता है और जिसको बाहर जाना होता है उसको बाहर जाने देता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं राइबोसोम्स पे। राइबोसोम्स जो है ये एक प्रोटीन फैक्ट्री होती है, इसका जो सेकंड नाम है। ये राइबोसोम का जो फंक्शन होता है ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है सेल बॉडी के अंदर और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ग्रेनुलाइक होती है। उसके बाद आ जाते हैं न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है सेल का, जो कि सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं उन सबको जो कंट्रोल करता है वो करता है न्यूक्लियस। उसके बाद आ जाते हैं वैक्यूल्स पे। वैक्यूल्स जो है ये एक एम्प्टी स्पेस होती है सेल के अंदर, जिसका काम होता है डिसॉल्विंग जो मटेरियल्स होते हैं उसको अपने अंदर स्टोर करना, ठीक है। जो भी वेस्ट मटेरियल होता है प्लांट का या एनिमल सेल का उसको अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेना
फिर अगर उनको जरूरत पड़े उस सेल को तब वहां से वो यूज करते हैं, अदरवाइज वो अपनी बॉडी के अंदर उसको स्टोर कर लेते हैं। साइटोप्लाज्म जो है ये एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होती है सेल के अंदर। इसका जो फंक्शन होता है वो फंक्शन है ये साइटोप्लाज्म, इसके अंदर जितने भी केमिकल सेल के अंदर रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो सारे रिएक्शन करता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के मैंने आपको अभी बताया था कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक इक्वस होता है जो कि जिसको साइटोसोल कहा जाता है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होती, एक ग्रेनुलाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर ऑर्गेनेलीज मौजूद होती है। उसके बाद गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी अपैरेटस का काम होता है कि ट्रांसपोर्ट करना और पैकेजेस को बनाना, ठीक है। और किस चीज के पैकेजेस को बनाता है, ये बनाता है प्रोटीन्स के और लिपिड्स के, और उनको बनाने के बाद मॉडिफाई करके ट्रांसपोर्ट करता है पूरी सेल बॉडी में। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है इनको। ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, मतलब इसके अंदर एनर्जी मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, ये एनर्जी को बना भी रहा होता है और पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट भी कर रहा होता है। उसके बाद आ जाते हैं क्लोरोप्लास्ट पे। क्लोरोप्लास्ट जो है ये एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होती है लेकिन प्लांट सेल के अंदर ये प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट्स है। ये जब प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है तब ये वहां पर अपना काम करते हैं क्योंकि ये ग्रीन कलर देते हैं, जो भी सनलाइट वगैरह होती है यही एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट जो है ये इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में काम कर रहा होता है। ये किस लिए यूज होते हैं, क्योंकि ये अपना प्लांट जो है ये अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं जिसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट उनके अंदर मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट के फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक ग्रीन पिगमेंट देता है जो कि वहां पर मोस्टली लीव्स के अंदर जो प्लांट के ग्रीन हिस्से होते हैं वहां पर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। और क्रोमोप्लास्ट जो है ये उन पार्ट्स में मौजूद होता है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि उनके फ्रूट्स, उनके फ्लावर्स के अंदर पाया जाता है, किसी का फ्रूट का रेड कलर होता है, उनके फ्लावर्स का किसी का ऑरेंज, किसी का व्हाइट, मतलब डिफरेंट कलर्स पाए जाते हैं क्रोमोप्लास्ट के अंदर। अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करें, ल्यूकोप्लास्ट जो है ये व्हाइटलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, इसको कलरलेस होता है, ठीक है। और इसके अंदर ये कलरलेस होता है और ये प्लांट के उन हिस्सों में पाया जाता है जो कि अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं, जैसा कि रूट्स वगैरह उनके अंदर पाया जाता है ये। और ये एक और फंक्शन भी करते हैं ल्यूकोप्लास्ट, जो कि फूड प्रिपेयर हुआ होता है उसको अपने अंदर स्टोर भी करके रखते हैं। जो फूड प्रिपेयर हुआ होता है इसको स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च की फॉर्म में उसको अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं। अब ये कुछ डिस्टिंग्विश है प्लांट और एनिमल सेल का कि डिफरेंसेस क्या होते हैं प्लांट और एनिमल सेल में, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर इसके कुछ करैक्टर्स हैं कि प्लांट सेल के अंदर कौन से मौजूद होते हैं और एनिमल सेल्स के अंदर कौन से मौजूद होते हैं। सेल वॉल जो है ये प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल के अंदर ये एब्सेंट होता है। साइटोप्लाज्म प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है, प्लांट सेल में लेस ग्रैनुलर होता है एंड थिनर होता है, इसके अंदर ग्रैनुलर होता है और डेंसर होता है, गाढ़ा होता है एनिमल सेल्स के अंदर। वैक्यूल जो है ये प्लांट में भी प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है, प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है ये लार्ज इन साइज होता है और जो एनिमल सेल के अंदर स्मॉल साइज के वैक्यूल्स होते हैं बट ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। लाइसोसोम जो है ये प्लांट सेल में एब्सेंट होता है बट एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं प्लांट सेल के अंदर कम होते हैं, एनिमल सेल के अंदर ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं।
जो सेंट्रियोल्स हैं ये एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, सेंट्रियोल या हम इसको सेंट्रोसोम्स भी कहते हैं, ये एक एनिमल्स का पार्ट होता है, ये वहां पे परफॉर्म करता है जब सेल डिवीजन हो रही होती है सेल के अंदर, तब ये जो सेंट्रियोल होते हैं वहां पर बनते हैं। इनका काम क्या होता है सेंट्रियोल्स का, ये वहां पर बना रहे होते हैं, ठीक है। ये सेंट्रियोल्स का काम क्या होता है, ये जो वहां पर क्रोमोसोम्स होते हैं उनको मूवमेंट करवा रहे होते हैं एक जगह से दूसरे अपोजिट पोल की तरफ, ठीक है। सेंट्रियोल जो होता है ये स्पाइंडल फाइबर्स को बनाता है और जो स्पाइंडल फाइबर्स हैं ये मूवमेंट्स करवाती हैं क्रोमोसोम्स की एक पोल से दूसरे पोल की तरफ, मतलब अपोजिट पोल्स की तरफ मूवमेंट हो रही होती है, जो कि कौन करवाता है, सेंट्रियोल्स करवाते हैं। सेंट्रियोल्स किसको बनाते हैं, स्पाइंडल फाइबर्स को बनाते हैं। ओके, अब देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल को किसने डिस्कवर किया था? सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर, ठीक है। सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 के अंदर। इसने कैसे डिस्कवर किया? इसने एक कॉर्क का स्लाइस लिया। कॉर्क एक लकड़ी है जो कि डेड प्लांट की सेल वॉल थी, उसको लिया, लेने के बाद उसका एक स्लाइस काटा, मतलब एक टुकड़ा काटा, काटने के बाद उसको माइक्रोस्कोप में लगाया और उसको एग्जामाइन किया, तो उसने उसमें क्या देखा, छोटे छोटे से स्मॉल बॉक्स देखे। तो जो रॉबर्ट हुक था इसने उसको नाम दे दिया सेल का, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि डिस्कवरी कैसे की सेल की। एक साइंटिस्ट था जिसने सेल को डिस्कवर किया है, उस साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक, जिसने माइक्रोस्कोप को, जिसने सेल को डिस्कवर किया है, ठीक है। इसने एक कॉर्क था, प्लांट सेल की सेल वॉल थी, उसको लिया और उसका एक स्लाइस काटा, काटने के बाद इसने माइक्रोस्कोप में लगाया, लगाने के बाद इसने क्या देखा, उसके अंदर छोटे छोटे से बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे थे। इसको, इसने उसको नाम क्या दे दिया, सेल का। आपको इस डायग्राम में भी नजर आ रहे होंगे स्मॉल बॉक्स, तो ये क्या थे, इसने इसको नाम दिया सेल का। ओके, सेल को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 के अंदर। सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होती है, ठीक है। सेल वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, ऑब्जर्व कॉर्क थ्रू अ माइक्रोस्कोप। सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर, और इसने किस में ऑब्जर्व किया था, किस में देखा था, एक कॉर्क लकड़ी ली, उसको इसने माइक्रोस्कोप में देखा, देखने के बाद इसने उस सेल को डिस्कवर कर दिया। सेल थ्योरी के बेसिक 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। सेल थ्योरी के बेसिक 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। सेकेंड है द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन लिविंग थिंग्स। सेल जो है ये हमारा बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल भी एंड फंक्शनल भी एंड ऑर्गेनाइजेशन भी इन लिविंग थिंग्स की, ठीक है। और जो है एवरी सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो न्यू सेल्स कहाँ से अराइज होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर सेल की डिवीजन हो रही होती है तो वहीं से न्यू सेल्स एग्जिस्ट हो जाते हैं। अच्छा, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था शेल्डन, ठीक है। ये एक जर्मन बॉटनिस्ट था। इसने 1838 के अंदर बायोलॉजी प्लांट्स के बारे में बताया था कि प्लांट जो हैं वो सेल से कंपोज हुए होते हैं, सेल जो है वो टिश्यू से बने हुए होते हैं। ये एक बॉटनिस्ट साइंटिस्ट था जिसने प्लांट के बारे में हमें बताया था। के बाद एक और साइंटिस्ट था, जर्मन जोलॉजिस्ट था, जिसने जोलॉजी के बारे में बताया था। इसने कहा था 1839 के अंदर कि जो एनिमल्स हैं वो कंपोज हुए होते हैं सेल से, और सेल जो है वो मिलकर टिश्यूज को बनाते हैं। और इसने सेल थ्योरी के बारे में भी बताया था। सेल थ्योरी भी 3 साइंटिस्ट ने दी थी, एक था शेल्डन, शिवान एंड आर विचू। आप पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की स्ट्रक्चर कैसी होती है? सेल वॉल जो है ये एक नॉन लिविंग आउटर मोस्ट बाउंड्री है प्लांट सेल की, बैक्टीरियल सेल की, फंगल सेल्स की एंड अल्गी सेल्स की। मतलब सेल वॉल जो है ये एक नॉन लिविंग कवरिंग होती है बैक्टीरियल सेल की,
फंगल सेल की भी एंड अल्जी सेल की भी एंड प्लांट सेल्स की भी, ठीक है। प्लांट सेल की भी, प्लांट सेल में भी सेल वॉल पाई जाती है, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाई जाती है, फंजाई में भी पाई जाती है और अल्जी में भी सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड्स, सेल वॉल जो है वो कंपोज हुई होती है, बनी हुई होती है डिफरेंट टाइप्स के पॉलीसेक्राइड्स के साथ। पॉलीसेक्राइड्स कहा जाता है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की एक चेन मिलकर पॉलीसेक्राइड्स को बनाती है, ठीक है। सेल वॉल जो है ये डिफरेंट टाइप की पॉलीसेक्राइड्स के साथ बनी हुई होती है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स की चेन के साथ बनी हुई होती है। ओके, अब देखते हैं कि किसकी किसके साथ बनी हुई होती है। जो प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोट से मुराद जिसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं वो होते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो सेल वॉल होती है वो कंपोज हुई होती है पेप्टिडोग्लाइकिन के साथ, ठीक है। जो बैक्टीरिया के सेल वॉल होते हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है पेप्टिडोग्लाइकिन के साथ। पेप्टिडोग्लाइकिन कहा जाता है शुगर एंड अमाइनो एसिड्स को। शुगर एंड अमाइनो एसिड्स मिलकर बैक्टीरिया के सेल वॉल बनाते हैं। शुगर एंड अमाइनो एसिड्स को कहा जाता है पेप्टिडोग्लाइकिन। उसके बाद जो अल्जी होती है, अल्जी को जो सेल वॉल है वो कंपोज होती है ग्लाइकोप्रोटीन एंड पॉलीसेक्राइड्स के साथ, ठीक है। अल्जी की जो सेल वॉल है वो बनी हुई होती है ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेक्राइड्स के साथ, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन मिलकर बनाते हैं अल्जी की सेल वॉल। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मिलकर बनाते हैं पॉलीसेक्राइड्स को एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स को, और ये जो किसकी सेल वॉल बनाते हैं, अल्जी की सेल वॉल बनाते हैं। प्लांट सेल कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन, जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है सेलुलोज के साथ एंड पैक्टिन के साथ। एंड नेक्स्ट है फंजाई। फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो कंपोज होती है फंगल सेलुलोज एंड चाइटिन के साथ, ठीक है। ये थी कि सेल वॉल किसकी किसके साथ कंपोज होती है, ये हमारी जो के कंपोज होती है पॉलीसेक्राइड्स के साथ में, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट थे कि पेप्टिडोग्लाइकिन के साथ प्रोकैरियोट्स की हो रही है, और अल्जी की होती है ग्लाइकोप्रोटीन एंड पॉलीसेक्राइड्स के साथ, प्लांट्स की होती है सेलुलोज एंड पैक्टिन के साथ, फंजाई की होती है फंगल सेलुलोज एंड चाइटिन के साथ में। ओके, सेल वॉल जो है ये कंपोज्ड होती है 3 लेयर्स पे, मिडल एमिला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड टर्शियरी वॉल। सम टाइम टर्शियरी वॉल भी आ जाती है, मोस्टली प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल ही होती है। मिडल एमिला जो होती है ये इनके दरमियान में एक सेल मौजूद होता है, एक लेयर मौजूद होती है जिसको मिडल एमिला कहा जाता है। प्राइमरी वॉल जो है ये सबसे फर्स्ट वॉल होती है प्लांट सेल की, और ये केमिकली कंपोज होती है, मतलब ये बनी हुई होती है सेलुलोज एंड पैक्टिन के साथ। सम टाइम ये लिग्नन के साथ भी बनती है। प्राइमरी जो वॉल होती है इसका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट देना प्लांट सेल को, ठीक है, और उनकी बॉडी को मेंटेन करना। अच्छा, अब पढ़ते हैं सेल वॉल के फंक्शंस क्या होते हैं। सेल वॉल के फंक्शन है मेंटेन करना शेप को एंड प्रोवाइड करना स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, और ये क्या काम करता है, प्रोटेक्शन देता है प्लांट को, ठीक है। सेल वॉल जो होती है ये मेंटेन करती है शेप्स, जो प्लांट की शेप होती है उसको मेंटेन करती है, और उसको प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ, मतलब जो उसके अंदर एक सख्तपन होता है वो भी करती है और उसको सहारा भी देती है, और इनकी प्रोटेक्शन भी करती है जो कि प्लांट की सेल वॉल होती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, ये था सेल वॉल और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में। अब पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन जो है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और ये सराउंड होती है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के, मतलब ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बाहर मौजूद होती है। सेल मेम्ब्रेन इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो के मॉलिक्यूल्स होते हैं
जो मिनरल्स मटेरियल्स होता है उसको अलाउ करती है या एग्जिस्ट करती है सेल की बॉडी के अंदर आने के लिए। जो चीज की उसको नीड होती है उसको अंदर आने देती है, बाकी को ये बाहर निकाल देती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट्स रेगुलेट सिलेक्टिव मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। वही कि ये क्या काम करती है, ये रेगुलेट करती है, अलाउ करती है, एग्जिस्ट करती है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की, जो कि जिसकी नीड होती है उसको सेल के अंदर आने देती है, जिसकी नहीं होती उसको बाहर निकाल देती है। सेल जो मेम्ब्रेन होती है ये कंपोज्ड होती है डबल लेयर के साथ। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो बनी हुई होती है डबल लेयर के साथ। किसकी डबल लेयर होती है, लिपिड्स की, एंड प्रोटीन्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। अगर इसकी सेल मेम्ब्रेन की हम केमिकल कंपोजिशन देखें तो क्या है, जो प्रोटीन है वो 60 to 80% मौजूद होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और जो है लिपिड्स वो 20 to 40 प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन जो है ये, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और जो सेल मेम्ब्रेन है ये वो पाई जाती है, ये सराउंडेड बाहर होती है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के, और इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है, ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है उसको अलाउ या फिर एग्जिस्ट करती है, जिस चीज की नीड होती है उसको अंदर जाने देती है, और जिस चीज की नीड नहीं होती उसको ये अपनी बॉडी से बाहर निकाल देती है। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो डबल लेयर पर मुश्तमिल होती है, एक इस लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की। अगर हम इसी की केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो प्रोटीन जो है वो 60 to 80% मौजूद होते हैं, और जो लिपिड्स हैं वो 20 to 40% सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। और सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं, ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर को, मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसको बनाता है, और ये रेगुलेट करता है मटेरियल्स को इंटर एंड लीव द सेल। क्या करता है, ये मटेरियल्स को रेगुलेट करता है, जिसको उसने सेल के अंदर जाने देना होता है उसको अंदर भेज देता है, जिसको बाहर निकालना होता है उसको सेल से बाहर निकाल देता है। ओके, ये एक आपके सामने डायग्राम शो हो रही होगी, ये है फ्लूइड मॉसिक मॉडल। ये एक मॉडल था, वैसे तो सेल मेम्ब्रेन को इन्वेंट करने के लिए बहुत सारे मॉडल्स पेश आए थे, बट इसका जो मॉडल था वो एक साइंटिस्ट था निकोलसन, उसने इस मॉडल को डिस्कवर किया था। ठीक है, फ्लूइड मॉसिक मॉडल इसने सेल मेम्ब्रेन के ऊपर दिया था। फ्लूइड मॉसिक मॉडल के मुताबिक डिफरेंट कंपोनेंट से सेल मेम्ब्रेन बना हुआ होता है। ठीक है, क्या है फ्लूइड मॉसिक मॉडल, एक साइंटिस्ट था निकोलसन, उसने ये मॉसिक मॉडल जो है उसको बताया था, उसने इसको डिस्कवर किया था। इसमें इसने बताया निकोलसन ने कि जो फ्लूइड मॉसिक मॉडल के मुताबिक डिफरेंट कंपोनेंट से सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है। सेल मेम्ब्रेन की अपीयरेंस की बात की जाए तो वो क्या होती है, फ्लूइड लाइक होती है, यानी उसमें जो कंपोनेंट होते हैं वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं। इसमें सेल मेम्ब्रेन में वो कंपोनेंट में शामिल होते हैं फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। फ्लूइड मॉसिक मॉडल को हम इस तरह भी समझ सकते हैं, जो लिपिड के मॉलिक्यूल है उनका एक समंदर है, मतलब उनका एक सी है, और उसके अंदर जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्विम कर रहे हैं, वो तैर रहे हैं। ठीक है, यानी कि क्या है, जो लिपिड्स है वो क्या ब्रिज का काम करता है, वो एक समंदर है, और उसके अंदर जो प्रोटीन है वो एक पानी का काम करती है, जो कि उसके अंदर स्विम कर रही है। ठीक है, फ्लूइड मॉसिक मॉडल ने कैसे समझाया, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, जो कि सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी डबल लेयर होती है लिपिड्स की। लिपिड्स डबल लेयर में मौजूद, एक लेयर ऊपर होती है और एक लेयर नीचे होती है, और दरमियान में प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो फ्लूइड मॉसिक मॉडल ने क्या कहा कि जो है लिपिड जो है ये क्या है, एक समंदर है, और उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो क्या है, स्विम कर रहे हैं, वो एक पानी की तरह होते हैं। इसके जो कुछ प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस के साथ अटैच्ड होते हैं, जैसा कि आप इसको डायग्राम में नजर आ रहे होंगे, कुछ सरफेस के साथ अटैच्ड हैं, और कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक सरे से दूसरे सरे के साथ अटैच्ड होते हैं, जो कि आपको सेंटर में एक बड़ा मॉलिक्यूल नजर आ रहा होगा, ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल है जो कि एक एंड से दूसरे एंड तक मौजूद है। फॉस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अरेंजमेंट कैसे होती है,
उनकी जो अरेंजमेंट है उसमें फॉस्फोलिपिड का ग्रुप जो है वो हेड होता है और जो उसके 2 फैटी एसिड जो मॉलिक्यूल होते हैं वो उसकी टेल होती है। फैटी एसिड वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लिपिड्स बनाते हैं। आप लोगों को ये मॉसिक मॉडल समझ में आ गया? क्या फिर से समझाएं? ठीक है तो ठीक है, ये एक सेल मेम्ब्रेन का एक मॉडल पेश किया था निकोलसन ने। ये एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। उसने कहा फ्लूइड मॉसिक मॉडल इस मॉडल का नाम है। इस साइंटिस्ट ने कहा कि क्या है, अगर हम इस फ्लूइड मॉसिक मॉडल के तहत देखें तो ये डिफरेंट कंपोनेंट से सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की अगर हम अपीयरेंस की बात की जाए कि वो कैसी नजर आती है, तो वो हमें जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड लाइक नजर आती है, यानी उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं, मतलब वो मूवमेंट कर ही रहे होते हैं उसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। वो कंपोनेंट जो हैं वो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल के होते हैं, प्रोटीन्स के एंड कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर हम फ्लूइड मॉसिक मॉडल का कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसा कि ये जो लिपिड्स के मॉलिक्यूल है उनका एक सी है, मतलब एक समंदर है, और उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो क्या है, पानी की तरह मूव कर रहे होते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी डबल लेयर होती है लिपिड्स की, तो ऊपर भी लिपिड्स मौजूद है और नीचे भी लिपिड्स मौजूद है, जो उनके सेंटर में क्या है, प्रोटीन्स है। तो इससे हम अंदाजा लगाएं कि जो क्या है, लिपिड का एक सी है, एक समंदर है और उसके अंदर प्रोटीन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। और इसके जो कुछ प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसके सरफेस के साथ अटैच्ड होते हैं। ये आपको यहाँ पे ब्राउन ब्राउन कलर के नजर आ रहे होंगे, ये क्या है, प्रोटीन्स है जो कि इसकी सरफेस के साथ अटैच्ड है। और कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक एंड से दूसरे एंड तक अटैच्ड होते हैं, जो कि आपकी इसके सेंटर में नजर आ रहा होगा, ठीक है। फॉस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट जो होती है वो है, फॉस्फोलिपिड का हेड होता है और उनकी जो फैटी एसिड्स होते हैं उनकी टेल होती है, ठीक है। फैटी एसिड्स कहा जाता है लिपिड, जो कि लिपिड को बनाते हैं उनको फैटी एसिड्स कहते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया बेटा आपको? यस अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। क्या न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस को हम कैरियॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस का सेकंड नाम है कैरियॉन्स। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर। ये एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, जिसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था 1831 के अंदर। न्यूक्लियस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होती है जो कि सेल के अंदर पाई जाती है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ये वाज़ेह तौर पे हमें नजर आ रही होती है सेल के अंदर। इसको कहा जाता है न्यूक्लियस। और इसका जो फंक्शन होता है, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं सेल के अंदर, उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है न्यूक्लियस, ठीक है। और इट में भी, जैसा कि हम एक एग्जांपल लेते हैं हमारे ब्रेन की, हमारा जो ब्रेन है हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं उन सबको कंट्रोल कर रहा होता है। ऐसे ही जो सेल होता है ये न्यूक्लियस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, जो कि सेल के सारे फंक्शंस को, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं उन सबको कंट्रोल करता है। उसके बाद जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो स्फेरिकल भी होती है और इरेगुलर शेप का भी न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है सेंटर में, लेकिन प्लांट सेल के अंदर ये थोड़ा सा साइड में प्रेजेंट होता है, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल। किस वजह से होता है? क्योंकि प्लांट के अंदर वैक्यूल जो होता है वो लार्ज होता है और वो सेंटर में पाया जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो होता है वो थोड़ा साइड में पाया जाता है प्लांट के। लेकिन जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस जो है वो इन्वेलप्ड होता है डबल मेम्ब्रेन में, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर भी एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वो क्या होती है? न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है।
जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में पोर्स पाए जाते हैं, जिसको कहा जाता है न्यूक्लियर पोर्स। और जो न्यूक्लियस होता है वो फिल्ड होता है जेल लाइक सब्सटेंस से, जिसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है इसकी सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर छोटे छोटे से पोर्स पाए जाते हैं जिसको न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, और उनके अंदर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जेल लाइक सब्सटेंस पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो कंटेन करता है न्यूक्लियोलाई को एंड नेटवर्क ऑफ थ्री लाइक स्ट्रक्चर को, जिसको कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या चीज पाई जाती है? क्रोमेटिन नेटवर्क पाया जाता है। क्रोमेटिन नेटवर्क जो है ये उस टाइम पर ये नजर आता है, प्रोमिनेंट होता है जब सेल डिवीजन हो रही होती, मतलब ये जब ड्यूरिंग सेल डिवीजन हमें जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है ये प्रोमिनेंट हो जाता है, हमें नजर आना शुरू हो जाता है। जब ये क्रोमेटिन नेटवर्क प्रोमिनेंट होता है तो वो किस फॉर्म में हमें नजर आता है? थ्रेड लाइक फॉर्म में नजर आता है, जिसको कहा जाता है क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम्स, जो कि कब नजर आते हैं हमें? जब सेल डिवीजन हो रही होती है सेल के अंदर। और ये कंपोज करता है डीएनए को एंड प्रोटीन को। ठीक है, डीएनए का बहुत ही वाइटल रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है हमारे पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स एंड कंट्रोल कर रहा होता है हमारी सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं उनको। ठीक है, ये इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, जो कैरेक्टर्स होते हैं हमारे पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो ट्रांसफर होते हैं उनको भी ये कंट्रोल कर रहा होता है। यही इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है डीएनए का, जो कि हमारी हम अपने पेरेंट्स से मैच करते हैं। हमारे कुछ ऐसी खसूसियात होती हैं जो कि हमारे पेरेंट्स से रिलेट करती हैं, वो किस वजह से होती हैं? डीएनए की वजह से होती हैं। और डीएनए का एक और भी फंक्शन होता है जो कि कंट्रोल कर रहा होता है कि जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं सेल के अंदर उन सबको। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स है और उनके क्रोमोसोम्स की क्वांटिटी दी गई है, और इनकी जो क्वांटिटी होती है वो कांस्टेंट होती है क्रोमोसोम्स की। जैसे कि हम मैन की बात करें, हमारी बात करें, तो उनकी होती है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे कांस्टेंट वैल्यू होती है क्रोमोसोम्स की। अगर एक बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो हमारी बॉडी में एक डिसऑर्डर आ जाता है। फ्रॉग है, फ्रॉग के अंदर 26 क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे चैंपांजी है उसके अंदर 48 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। जैसे फ्रूट फ्लाई है, ड्रोसोफिलिया, इसके अंदर 8 होते हैं। ऑनियन जो है इसके 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। पोटैटो जो है इसके अंदर 48 होते हैं। ऐसे ही गार्डन पी है जिसके अंदर 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। मतलब क्रोमोसोम की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। यहाँ पे मैंने कुछ ऑर्गेनिज्म आपके सामने रखे हैं, वैसे तो सब जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन सब की अलग अलग क्वांटिटी पाई जाती है। हमारी जो होती है वो 46 होती है। यहाँ पर आपको न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर नजर आ रही, जो कि अभी हमने पढ़ा था। ये क्या है? न्यूक्लियस का इंटरनल हिस्सा है। सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है, और उसकी सराउंडिंग में क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है, जो कि फ्लूइड लाइक होता है। और ये बाहर वाली आप लोगों को कवरिंग नजर आ रही होगी, ये क्या है? न्यूक्लियर इनवेलप है। और इसके अंदर छोटे छोटे से स्पोर्स नजर आ रहे हैं, ये क्या है? न्यूक्लियर पोर है। ये न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है। उसके बाद अब देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म क्या है? चौथा पार्ट था जो कि मैंने आपको बताया था सेल के अंदर। प्लांट या एनिमल सेल की अगर बात करें वो 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो हमने सेल वॉल पढ़ी, सेल मेम्ब्रेन पढ़ी, न्यूक्लियस पढ़ा। अब लास्ट वन जो है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है इट इज द ट्रांसल्यूसेंट फ्लूइड पोर्शन ऑफ द सेल। ये ट्रांसल्यूसेंट फ्लूइड होता है, मतलब जेल लाइक फ्लूइड होता है सेल के अंदर। साइटोप्लाज्म जो है ये प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के दरमियान। मतलब साइटोप्लाज्म प्रेजेंट कहाँ पे मौजूद होता है? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान में। और ये कंसिस्ट होता है इक्वस ग्राउंड सब्सटेंस पे, जिसको कहते हैं साइटोसोल्स। ये वो पार्ट होता है जो कि इक्वस होता है, जेल लाइक होता है। यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनली मौजूद नहीं होती, सिर्फ एक पोर्शन होता है जेल लाइक का, उसको कहते हैं साइटोसोल्स। एंड एक ग्रेनुलर पोर्शन होता है जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। ये कहाँ पे मौजूद होती है? ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद होती हैं। साइटोप्लाज्म के कितने पार्ट्स हो गए? 2 पार्ट्स हो गए। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या है? एक ट्रांसल्यूसेंट फ्लूइड है, एक जेल लाइक फ्लूइड है सेल के अंदर। और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान में।
और ये कंसिस्ट करता है, ये मुश्तमिल होता है साइटोप्लाज्म दो हिस्सों पर। एक हिस्सा कौन सा है, एक्वस ग्राउंड, और दूसरा हिस्सा है इसका ग्रेनुलर पोर्शन। एक्वस ग्राउंड को कहा जाता है साइटोसोल, मतलब एक जेल लाइक ही हिस्सा होता है, वहां पे कोई ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होती, उस पोर्शन को कहा जाता है साइटोसोल। इसका जो दूसरा पोर्शन होता है वो ग्रेनुलाइक पोर्शन होता है, जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। ठीक है, वहां पर जो हमने अभी पढ़ी थी कि 7 ऑर्गेनेली होती हैं, वो वहां पर मौजूद होती हैं। अगर इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए तो इसकी केमिकल कंपोजिशन कैसी होती है, ये किससे बना हुआ होता है, वाटर मौजूद होता है, साल्ट होती है एंड प्रोटीन्स होती है, और इसके अंदर 90% जो होता है वो वाटर होता है, बाकी जो 10% बचता है वो साल्ट एंड प्रोटीन्स पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। और इनके फंक्शंस क्या होते हैं, मेंटेन करता है शेप ऑफ सेल, सेल की जो शेप होती है उसको मेंटेन करता है, और इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, मतलब जितने भी सेल के अंदर केमिकल्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको भी ये साइटोप्लाज्म ही करवा रहा होता है, और ये ब्रेक डाउन करता है वेस्ट मटेरियल्स को और हेल्प करवाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करवाने में, यानी कि जो केमिकल्स रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको करवाने में हेल्प करवा रहा होता है, जो कि साइटोप्लाज्म में। ये आपके सामने साइटोप्लाज्म की एक स्ट्रक्चर है जो कि आप देख सकते हैं, गोल्जी पर यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर गोल्जी एपिडर्मिस भी मौजूद है, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। बट वो पोर्शन जहां पर कोई भी ऑर्गेनेली मौजूद नहीं है, जो कि सिर्फ एक लिक्विड पोर्शन ही है, जेल लाइक पोर्शन ही है, उसको क्या कहा जाता है, साइटोसोल कहा जाता है। लेकिन जिसके अंदर ऑर्गेनेलियां मौजूद हैं, ऑर्गेनेलीज मौजूद है, उस पोर्शन को कहते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज कहा जाता है, जो कि ग्रेनुलाइक स्ट्रक्चर होती है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सबको। ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, जो कि यहाँ पे एक एनिमल सेल बना हुआ है, आप बताएंगे कि जो सबसे प्रोमिनेंट हिस्सा है इसका वो कौन सा आपको नजर आ रहा है, कौन बताएगा बेटा? मैं बताऊं? जी बेटा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, वेरी गुड। और इसके अंदर जो कि इसके साथ में अटैच है ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या कहा जाता है? जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके बेटा, आप लोग इसको जिस जिसको कोई चीज समझ में नहीं आई वो आप मुझसे पूछ लें। कोई चीज अगर इनके अंदर जो आज हमने पढ़ा इसमें से समझ में नहीं आया वो मैं आपको बता देती हूँ।